नमस्ते, स्वागत आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कुछ विचार हैं, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि बिजनेस साइकिल क्या होती है। ये जो आपके आसपास आप हर रोज जो वर्ड सुनते रहते हैं जिसमें मंदी, महामंदी, उसके बाद आता है कि भाई सरकार ने कुछ प्रोत्साहन दिया है, या उसके अलावा जैसे हमें सुने रिकवरी एक वर्ड होता है, वो क्या होता है, कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं। तो ये जो तमाम जो वर्ड है वो आपको इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे, ठीक है। और जैसे कुछ बात करें कि आज की कुछ विषय हैं, जैसे कल इलेक्शन जो पोल हुए हैं उनका रिजल्ट आया है इलेक्शनों का, तो उसमें बीजेपी कुछ स्टेट में जीती है और पंजाब जैसे स्टेट में एक आम आदमी पार्टी का जो एक नया चेहरा वो भर के आया है। तो देखिए आने वाला समय जो है, जो आपको दिखेगा वो कहीं ना कहीं आप इस बात को, क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, वो शिफ्ट कर रही है अब धीरे धीरे। अब लोग क्या है, अब लोग जो विकासवादी जो मॉडल है उसके ऊपर अब लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो ये परिवारवाद है और जो इस तरह की राजनीति है उसका प्रभाव कम हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आप 92 सीट जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ली है, उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि वो दिल्ली मॉडल जो दिल्ली में प्रयास किए हैं केजरीवाल जी ने, उनके द्वारा ही, उनका ही इम्पैक्ट है कि पंजाब में इतना बहुमत लोगों ने उम्मीद के कारण दिए कि जो परिवर्तन वहां हुए हैं वो परिवर्तन यहाँ भी होंगे, ठीक है ना। तो आने वाला समय ऐसी ही पॉलिटिक्स का है। लेकिन क्या करते हैं यूपीएससी जो एस्पिरेंट है ना, हम लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए, इन चीजों से बचना चाहिए। हमें ना तो किसी पार्टी का पक्षधर होना चाहिए, ना ही किसी पार्टी का अगेंस्ट में होना चाहिए। आपके पर्सनल कुछ भी वैल्यूज, एथिक्स किसी पार्टी को लेकर हो सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा ना अनबाइस्ड होना चाहिए कि आपको किसी पार्टी की तरफ नहीं झुका हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब आप मेंस में कोई भी क्वेश्चन फिर आपसे पूछ लिया जाएगा, सरकार की करंट पॉलिसीज के बारे में कुछ पूछ लिया जाएगा, तो आपको दिक्कत होगी। अगर आप जो गवर्नमेंट है उसके एंटी में हो तो आपको लिखने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पॉजिटिव चीजें दिखेंगी ही नहीं। तो जब तक आप अपने मंजिल को पा नहीं लेते तो आप इन चीजों के ऊपर ज्यादा बाइस्ड मत होइए। आप क्या है, अनबाइस्ड होकर बिल्कुल क्लियर रखिए कि ये फैक्ट है, ये डाटा है, मैं इनके माध्यम से अपनी बात को प्रूव करता हूं, ठीक है। लेकिन अभी क्या करते हैं बच्चे, राजनीति को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं जैसे कोई उन्हीं के घर का ही कोई लोग व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। ऐसा करना आपसे बचाव कीजिए। और ऐसे जो वाद विवाद हो जाते हैं कि भाई ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है, उसमें क्या होता है ना, देखिए यूपीएससी के जो कैंडिडेट है ना उसके अंदर एक बड़ी दिक्कत की बात है। मैं तो दिक्कत की बात ही कहूंगा कि उनको हमेशा अपने आप को राइट प्रूव करना है, राइट प्रूव करना। मान लो कोई एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है कोई लड़का या लड़की, और कोई यूपीएससी की कर रहा है, तो अगर वो एसएससी वाला बंदा ठीक भी कह रहा तो यूपीएससी वाले क्या करते हैं कि लॉजिक लगाने स्टार्ट करते हैं, चाहे वो लॉजिक सही हो या गलत हो, लेकिन उनको अपनी बात प्रूव करनी है। अब यही चीजें समस्या क्या होती है, पॉलिटिक्स में भी आती हैं। कोई नेता अच्छा है या बुरा है, अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो आप फिर जी जान लगा दोगे कि मैं इसकी अच्छाई दिखाऊं, और केवल आप उसकी अच्छाई पर ही फोकस करोगे। बट यू हैव टू अवॉइड दिस। आपको इनसे बचना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना होगा कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें होनी चाहिए थी। अपने को क्वेश्चन लिखना है, अपने को ज्यादा और इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। समय आएगा आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना। आपको अधिकारी बनने के बाद रिजाइन देना, रिजाइन दे के आप किसी पार्टी में आप इंक्लूड होना चाहते हो तो वो होना, लेकिन उसका समय आएगा। अभी इन चीजों पे टाइम को वेस्ट करना वो आपके हित में नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है जब सतत विकास, संपोषणीय विकास, जिसका मतलब क्या था कि भाई हम लोग आज की जो करंट हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें, किसको ध्यान में रखते हुए, अपनी आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। लेकिन जो सतत विकास का जो विरोध है, अब देखिए विरोध होना तो स्वाभाविक है, सोसाइटी में कभी भी एक चीज पे सहमति हो ही नहीं सकती। तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती रही तो कुछ लोग आए सामने निकल के, और उन्होंने ये कहा कि आप जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहे हो, आप लोग जो ये कह रहे हो कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को हमें साथ लेके चलना चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या की अगर हमें आवश्यकता को पूरा करना है ना, तो हमें तकनीक के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। और अगर आपके पास तकनीक है तो हम अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं चीजों को, जिससे क्या होगा, आपका ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये भी होता रहेगा, और आपका जो है
लाइफस्टाइल भी आप इजीली मेंटेन करके रखोगे, आपको अपना मन भी नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उन लोगों ने एग्जांपल दिया कि जैसे आप वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। अब धीरे धीरे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज कम होंगे, लैंड कम होगा, वाटर कम होगा, आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे खेती करने के, तो आप क्या करते हो, टेक्नोलॉजी का यूज करके आप वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हो। सिंपल उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो समर्थक है उनका ये कहना कि भाई हम लोग ये तो कर लेंगे कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज तो कर लिया, बट टेक्नोलॉजी का एक डिमेरिट होता है। टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ा देती है, उत्पादकता को तो बढ़ा देती है, बट इससे क्या करती है, लोगों की आय बढ़ती है। आय बढ़ती है जिससे लोगों का क्या होता है, कंजप्शन भी बढ़ता है, उपभोग भी बढ़ता है। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ सकती है और पूछती भी है। हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति में क्या हुआ था, हरित क्रांति में पहले क्या हुआ, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज किया, अच्छी क्वालिटी के बीजों का यूज किया, सिंपल। उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, किसानों की आय बढ़ी। लेकिन अब देखिए आप, किसानों की आय बढ़ने के बाद टेक्नोलॉजी भी अपने पीक पर है, तो क्या अब नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका डिग्रेडेशन होना कम हो गया है? इसका आंसर है नहीं सर, अब तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। आप देखिए हम लोग जो जमीन से पानी का दोहन कर रहे हैं वो पहले से ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं। जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी के तौर पर ड्रिप प्रणाली है सिंचाई की, तो उसका यूज क्यों नहीं करवा पा रहे हो आप लोग इतना ज्यादा? ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के यूज से कहीं ना कहीं संसाधनों की बचत होती है, बट लॉन्ग टर्म में जब हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से लोगों की इनकम भी बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, लोगों का जो कंजप्शन का जो पैटर्न होता है वो भी तेजी से इंक्रीज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक रिबाउंड इफेक्ट निकल के आता है, जिसके कारण क्या होता है, एक रिबाउंड इफेक्ट। रिबाउंड इफेक्ट मतलब घूमकर वही चीजें वापस आ जाती है, ऐसे गई थी फिर घूमकर वैसे ऐसे आ गई, तो ये एक चक्कर चल पड़ता है। संसाधन फिर से आप उतना ही संसाधनों को कंज्यूम करते हो जितना आप टेक्नोलॉजी से पहले कर रहे थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड होना जरूरी है, वो हमें प्राप्त करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सतत विकास का विरोध करने वालों का यह कहना है कि तकनीकी विकास करके संसाधनों की कमी को दूर किया जा सकता है, लेकिन सतत विकास के समर्थक रीबाउंड इफेक्ट के आधार पर इसका खंडन करते हैं। इनके अनुसार तकनीक का विकास कभी भी संसाधनों की बचत नहीं करता, क्योंकि तकनीक के बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है और आय बढ़ने से आपका उपभोग भी बढ़ता है, उपभोग भी बढ़ता है। इस प्रकार संसाधनों की बचत नहीं होती है, जब अर्थात तकनीक घूमकर उपभोग को बढ़ावा दे देती है। रीबाउंड इफेक्ट को इसको ही नाम दिया गया। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका यहां पर समाप्त। अब बात करते हैं बिजनेस साइकिल की। तो ये जो इकोनॉमिक के जो मेजरमेंट है ना, ये काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो काफी ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं और जो कुछ बचे हुए वो इस वीडियो में आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था तो थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, और देखिए जो अच्छी चीजें होती है ना वो थोड़ा टाइमली ही होती हैं। अब अचानक से जो चीजें मिलती है वो इंस्टेंट होती हैं, उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की चीजें होती हैं जो आपके दिमाग में बस जाती हैं, वो ऐसी घटनाएं होती हैं जो आप कंटिन्यूसली उन चीजों को जो फॉलो करते आए हो। ठीक है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है, और यूपीएससी की जर्नी में सिर्फ और सिर्फ पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली आप अपने एम को अचीव कर लोगे। ठीक है, बिजनेस साइकिल की बात करें तो बिजनेस साइकिल क्या होता है, देखिए अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में टाइम टाइम पर कई चीजें होती रहती हैं। जैसे कई बार क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में विस्तार हुआ, मतलब डिमांड बढ़ी, उसके बाद आप ये लोग यहाँ देखिए पीक पर चली गई हैं चीजें, अर्थव्यवस्था बूम पे है, लोगों के पास पैसा है, लोग मजे ले रहे हैं, लोग पिकनिक मना रहे हैं, लोगों के पास गाड़ियां खरीद रहे हैं, घर खरीद, तो पीक पे हमारी है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, मंदी, रिसेशन की तरफ हम लोग चले जाएंगे। फिर उसके बाद यही प्रोसेस, एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, ऐसा ही कुछ नीचे आपको ये है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी मंदी तो है ही है, साथ में जो वस्तुओं के जो रेट है वो भी डाउन जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि बेरोजगारी आपकी बढ़ जाएगी, ये आगे समझेंगे। और इसके बाद क्या होता है, रिकवरी, ये भी एक फेस है किसका, बिजनेस साइकिल का। रिकवरी का मतलब सरकार कुछ कोशिश करती है कि भाई जो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, जो हालात बिगड़ रहे हैं, उसको हम लोग कैसे ठीक करें, कैसे उसको सुधारें,
तो उसके लिए सरकार कुछ प्रयास करती है, रिकवरी के माध्यम से उसको ठीक किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है स्लो डाउन की। स्लो डाउन होता क्या है? ये टर्म आप लोगों ने 1000 बार न्यूज़पेपर में सुना होगा कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था जो स्लो डाउन की तरफ जा रही है। स्लो डाउन समझिएगा, कल मैंने आपको क्वार्टर के बारे में बताया था, वो क्वार्टर नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है ना, कोई पीने वाला क्वार्टर की बात नहीं कर रहा मैं। क्वार्टर जैसे आपका अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जून जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, इस तरीके 3-3 महीने में साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो उसमें क्या है, इन्होंने कहा है स्लो डाउन में क्या होता है कि जो आपकी जीडीपी है, मान लो आपकी जीडीपी है 100 पे हम लोग मान रहे हैं, मानने की बात है ये, तो ये क्वार्टर है आपका 2021 का, और यहां पर हम लोग क्वार्टर बना लेते हैं 2022 का, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ठीक, अब जीडीपी क्या है, जीडीपी यहां पर जो थी, जीडीपी आपने ले ली 100। अब आप देखिएगा कि स्लो डाउन में क्या होता है। स्लो डाउन में कभी भी जीडीपी जो है वो नीचे नहीं जाती है, लेकिन क्या होता है उसकी जो इंक्रीजिंग रेट होती है वो स्लो हो जाती है। जैसे क्वार्टर फर्स्ट में मान लो 104 पहुंच गई जीडीपी, पहले 100 थी, अब 104 पहुंच गई जीडीपी, तो कितने की इंक्रीज हुआ? 4% का। दूसरे क्वार्टर में जीडीपी पहुंच गई आपकी 103, लेकिन इसी क्वार्टर सेकंड में यहां पर जीडीपी थी 100 और यहां पर पहुंच गई 103, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3% की यहां पर आपकी इंक्रीज हुआ। लेकिन आप देखिए, अब एक और एग्जांपल लिख लेता हूं, मान लो मैं यहां क्वार्टर 3 की बात करूं तो 100 थी और यहां पर पहुंच गई आपकी 102, तो ये हुआ 2% का। तो देखिए जीडीपी तो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? 100 थी 104 है, 100 थी 103 है, 100 थी 102 है, लेकिन इसकी जो इंक्रीजिंग रेट है वो नीचे जा रही है। पहले 4% थी, अब 3% है, उसके बाद आपकी 2%। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है, इस प्रोसेस को आप लोग कह दोगे कि सर ये स्लो डाउन हो रहा है, कि हमारी जीडीपी बढ़ तो रही है लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रही है, जितनी हमें उम्मीद है उतनी नहीं बढ़ पा रही है, और उसको हम लोगों ने नाम दे दिया स्लो डाउन। ठीक है, अब बात आती है कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन। जब अर्थव्यवस्था किसी क्वार्टर में जीडीपी नेगेटिव में चली जाती है, जैसे यहां क्वार्टर 1 में 100 थी तो वहां पर 104 है, लेकिन क्वार्टर 2 में यहां पर 100 थी तो यहां पर कितना पहुंच गई? मान लो यहां पर पहुंच गई आपकी 99, तो -1। एक क्वार्टर में आपकी जीडीपी क्या चली गई? नेगेटिव में चली गई। समझ गए? तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन। चलिए आगे बढ़े। मंदी, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे तो यहां से बनेंगे, क्योंकि इसके क्या ना, इसके व्यापक पैमाने हैं, व्यापक इसका एरिया है। आप जब लोग इसको देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसको हम टच करके चलेंगे, ताकि आपको पता होगा कि क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के अगर यूपीएससी पूछे तो आप इजीली उसको टैकल कर लो। तो रिसेशन क्या होता है? यदि अर्थव्यवस्था में लगातार 2 क्वार्टर तक यदि आपका नेगेटिव में चली जाए, 100 थी यहाँ पे 98 हुए, नेक्स्ट क्वार्टर में भी 100 थी यहाँ पे 97 हो गई है, तो ये क्या है? नेगेटिव में जा रही है, और लगातार 2 क्वार्टर तक चली जाए तो उसको हम लोग नाम दे देंगे कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर मंदी की तरफ बढ़ रही है कोई अर्थव्यवस्था तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पर महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? सर महंगाई कम होगी। क्यों? क्योंकि लोगों की जेब में पैसा है ही नहीं खरीदने को। रोजगार बढ़ेंगे या घटेंगे? तो सर रोजगार कम होंगे। पैसा इसलिए तो नहीं है कि क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। तो ये इसके कुछ डिमेरिट है जो रिसेशन की वजह से होते हैं। अब कोई भी अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही है या नहीं है, इसको हम कुछ संकेतों के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्थिक विकास दर का लगातार गिरना है। यदि किसी अर्थव्यवस्था की विकास दर या जीडीपी तिमाही दर तिमाही लगातार घट रही है तो इसे आर्थिक मंदी का एक बड़ा संकेत माना जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था या किसी खास क्षेत्र के उत्पादन में बढ़ोतरी की दर को विकास दर कहा जाता है। ये चीजें हम लोगों ने समझ ली है, इसमें कोई ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। सेकंड यहां से समझिएगा, ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, कंजप्शन में कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी? यदि मंदी है तो सर कंजप्शन में कमी आएगी, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है तो कंज्यूम कहां से करेंगे? ये मैंने इजी एग्जांपल लिख रखा है कि लोगों की खपत कम होगी, इस दौरान बिस्कुट, तेल, साबुन, कपड़ा, धातु जैसी जो सामान्य चीजें हैं, घरों और वाहनों की बिक्री क्या होती है? वो घट जाती है, क्योंकि मंदी के दौरान लोग जरूरत की चीजों पर खर्च को ही काबू करने का प्रयास करते हैं। भाई आपके पास अगर पैसे ही नहीं है तो आप दवाई खरीदोगे या डिओड्रेंट खरीदोगे?
है ना। तो सर बिल्कुल सही बात है कि हम लोग दवाई खरीदेंगे, डिओड्रेंट तो लग्जरी आइटम है, जब पैसा आएगा तो फिर खरीद लेंगे, लेकिन दवाई कंपलसरी चीज है। तो ये इस स्थिति में क्या होता है कि हमारा कंजप्शन कम होता चला जाता है। ठीक है, कुछ जानकार वाहनों की बिक्री घटने को ही मंदी का शुरुआती संकेत मानते हैं। उनके पास उनका तर्क है, बिल्कुल लेजिटिमेट तर्क है, कि जब लोगों के पास अतिरिक्त पैसा होता है तो वे गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं। यदि गाड़ियों की बिक्री कम हो रही है तो इसका अर्थ क्या कि लोगों के पास कम पैसा बचा हुआ है। ठीक है ना। आप खुद से ही लगा लो, अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करोगे, या तो जमीन खरीदोगे या वाहन खरीदोगे, लग्जीरियस लाइफ जीने की कोशिश करोगे। एज सिंपल एज यू नो। आपको मतलब मजा आएगा कि थोड़ा शोबाजी कर रहे हो, आप गले में मोटी चैन पहन लो, मतलब कुछ भी कर सकते हो इन द सेंस में। तो पैसा उड़ाना है तो आप कुछ भी कर सकते हो। महीने में 2 टूर मारा है, आप बाहर चले गए हो घूमने के लिए, तो क्या है, अगर आपके पास पैसा है तो कुछ सिंबल हैं जो दिखाते हैं कि आपके पास पैसा है। ठीक। थर्ड वन क्या होगा, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई लेने वाला ही नहीं है तो इंडस्ट्री बनाएगी किसके लिए। अगर कोई कार खरीद ही नहीं रहा है तो कार वाले कार बनाएंगे किसके लिए। तो ऑब्वियस सी बात, अगर कार बन नहीं रही है तो जो उसको बनाने वाले कारीगर थे उनकी नौकरी के ऊपर खतरा है, उनको कंपनी बाहर निकालेगी, क्योंकि कंपनी बिठा के तो पैसा देने से रही, अपनी जेब से तो कोई पैसा देगा नहीं। ठीक है। इसके कारण क्या होगा, अर्थव्यवस्था में यदि उद्योग का पहिया रुकेगा तो नए उत्पाद नहीं बनेंगे। इसमें निजी सेक्टर की बड़ी भूमिका होती है। मंदी के दौर में उद्योगों का उत्पादन कम हो जाता है, मिलों और फैक्ट्रियों पर ताले लग जाते हैं, क्योंकि बाजार में बिक्री घट जाती है। ठीक है ना, बाजार में बिक्री घट जाती है। यदि बाजार में औद्योगिक उत्पादन कम होता है तो कई सेवाएं भी प्रभावित होती है। इसमें माल ढुलाई, बीमा, गोदाम वितरण जैसी तमाम सेवाएं शामिल हैं। कई कारोबार जैसे टेलीकॉम, टूरिज्म सिर्फ सेवा आधारित है, मगर व्यापक रूप से बिक्री घटने पर इनका भी बिजनेस प्रभावित होता है। जैसे टूरिज्म की बात कर लो आप, ठीक है ना। आपके फादर हैं तो मान लो वो किसी अच्छी जगह पर जॉब कर रहे हैं, 50-1 लाख रुपए सैलरी है पर मंथ की। अब क्या हुआ कि जो मार्केट में जो डिमांड है वो लेस हो गई है। अब ये लोग बनाते हैं क्या, कार बनाते हैं, उस कंपनी के मैनेजर हैं। तो ऑब्वियस सी बात, अगर कार बिकी नहीं रहेगी तो मैनेजर की भी नौकरी के ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। मान लो इनकी सैलरी घटा दी है और ये घट के 60,000 रुपये हो गई है। ठीक है, तो बच्चे आपको लगता है कि आपका महीने का भी खर्च चलता रहेगा और आपका क्या, आप टूर भी मारोगे, आप होटल में भी जा रहे हो, रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो, ये संभव नहीं हो पाएगा। केवल और केवल आपकी जो बेसिक नीड है वही फुलफिल हो पाएंगे। ठीक। तो क्या होता है, औद्योगिक उत्पादन घटने से लोगों की जो जरूरत की जो चीजें होती है वो कम बनती है। इसके कारण क्या होता है कि मजदूरों की छटनी होती है। मजदूरों की छटनी होने से क्या होता है, बेरोजगारी फैलती है। समझ, ठीक है। ये देखिए, बेरोजगारी बढ़ जाती है, पॉइंट आ गया कि बेरोजगारी बढ़ जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में मंदी होने पर रोजगार के अवसर घट जाते हैं, उत्पादन न होने की वजह से उद्योग बंद हो जाते हैं, ढुलाई नहीं होती, बिक्री ठप पड़ जाती है, जिसके चलते क्या करती कंपनी, अपने कर्मचारियों को छटनी करती है। अभी कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो कौन सा वर्ग हुआ है ना। लोग कहते हैं कि वे जो गरीब वर्ग है वो हुआ है, मिडिल क्लास हुआ है। तो सर सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ वो है प्राइवेट सेक्टर का वर्ग, जो अपना काम किसी प्राइवेट कंपनी में कर रहे थे। क्योंकि जो मान लो आप कोई रिक्शा चलाने वाला या कोई ठेला लगाने वाला था, वो कोरोना के बाद जैसी स्थिति ठीक हुई उन्होंने दोबारा वो चीजें करनी स्टार्ट हो गई। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एक 60-70 हजार की सैलरी के ऊपर काम कर रहा था कोरोना से पहले, लेकिन कोरोना काल में क्या हुआ, कंपनी ने उसकी छुट्टी कर दी, तो अब उसको 60-70 हजार की सैलरी नहीं मिल पा रही है, उसको 20,000-30,000 रुपए में ही अपना काम करना पड़ रहा है, और वो भी बहुत मुश्किल से चैलेंज के साथ उसको जॉब मिल पा रही है। तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ, जैसे अब गवर्नमेंट ने शायद इसके ऊपर इतना फोकस पता नहीं क्यों नहीं किया, करना चाहिए था उनको, क्योंकि आप देखिए सरकारी जो कर्मचारी थे उनकी तो सैलरी आई, उनको प्रॉपर उनके अलाउंसेज आते रहे, सारी चीजें आती रही। लेकिन कोरोना काल में प्राइवेट आदमी जो घर पे बैठ गए, जिनको कंपनी ने निकाल दिया, उनको क्या कुछ मिला? सिंपल सा आंसर, उनको कुछ भी नहीं मिला। इसलिए पिछले 3-4 साल में आप लोग देखेगा कि सरकारी नौकरी का एक अलग ही ओरा हो गया है, मतलब एक स्टेटस सिंबल ऐसा हो गया कि भी सरकारी नौकरी ही है जो भी कुछ है। लोग अभी एग्जांपल देने लगे हैं कि जैसा कोरोना काल में हुआ, अगर कल को ऐसा ही हो गया तो प्राइवेट नौकरी वाले तो फिर बैठ जाएंगे, इसलिए सरकारी नौकरी जरूरी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि सरकारी नौकरी पा जाओ। ये जो मेंटेलिटी में चेंज आया, ये कोरोना के बाद बहुत ज्यादा हो गया
पहले जो सरकारी जॉब थी वो स्टेटस सिंबल थी, लेकिन अब सरकारी जॉब को एज ए सिक्योरिटी और एज ए जरूरत के तौर पर समाज द्वारा स्वीकार किया गया है। ठीक, इसलिए कंपटीशन आप लोग देखिएगा कि लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है। दूसरी तरफ वैकेंसी टाइम पे नहीं आ पा रही है, वैकेंसीज आ भी रही हैं तो उनके एग्जाम ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, एग्जाम हो रहे तो कहीं लीक हो रहे हैं, तो बच्चों में भी जो गुस्सा वो लगातार बढ़ ही रहा है। इसका आपको आंदोलन में देखने को मिल जाएंगे। कभी बिहार का जो आंदोलन था वो इसी का परिणाम था, जहां बच्चों ने आंदोलन किया। और भी आपको देखने को मिल ही जाते हैं कि हर 10-15 दिन में कोई ना कोई बच्चे हड़ताल पे बैठते ही है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो नेक्स्ट देखिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कमी आती है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कमी आती है। अब सिंपल सी बात है, अब आपकी जेब में खाने का ही पैसा नहीं है, अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अगर आपके पास जेब में खाने के ही पैसे नहीं है तो भाई क्या तो आप किसी को पैसा दोगे, क्या आप इन्वेस्ट करोगे और क्या आप सेविंग करोगे? ठीक, तो कमाई की रकम से खर्च निकालते तो लोगों के पास जो पैसा बचेगा वह बचत कहलाती है। लोग उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंकों में रखा पैसा भी इस दायरे में आता है, क्योंकि हम लोग घर में तो पैसा रखते नहीं, बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं। मंदी के दौर में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कम आ जाता है, क्योंकि बैंकों के पास ही पैसा कम पहुंचाते हैं लोग डरते हैं कि भाई कल को अगर कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर हम बैंक में जमा कर दे तो बैंक हमें पैसा देने से मना कर देगा। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं लोग, अपने पास ही पैसे को रखना, सिक्योर रखना समझते हैं कि यही अच्छा ऑप्शन है। इससे क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी घट जाती है। लिक्विडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तरलता घट जाती, पैसे का फ्लो कम हो जाता है। अब जब पैसा मार्केट में जा ही नहीं रहा है तो पैसा आएगा कहां से? अगर पैसा आएगा नहीं तो कोई इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, कोई इंडस्ट्री कैसे लगाएगा? इंडस्ट्री नहीं लगाएगा तो बेरोजगारी कम कैसे होगी, लोगों की आय कैसे बढ़ेगी और मार्केट में फिर से प्रोडक्शन साइकिल कैसे स्टार्ट हो पाएगा? ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, आप इसको अलग अलग मत समझना। आपकी जेब में पैसा है, आप क्या करोगे? बचत करोगे। बचत को आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट कहां करोगे? बैंक में करोगे। बैंक क्या करेगा? उस पैसे को किसी बिल्डर को या किसी इन्वेस्टर को देगा। वो क्या करेगा? किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। कंपनी क्या करेगी? लोगों को रोजगार देगी। रोजगार देगी तो लोगों की जेब में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? खर्च करेंगे। खर्च करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। ठीक, तो जीडीपी बढ़ेगी और सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। कुछ भी एक चीज एक से दूसरी जगह से अलग नहीं है। यही खूबसूरती है इकोनॉमिक्स की, हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। नंबर 6 की बात करें तो कर्ज की मांग घट जाती है। कर्ज की मांग घट जाती है। अब सिंपल वजह, लोग कम पैसा बचा रहे तो बैंक या निवेश में भी कम करेंगे। ऐसे में बैंक या वित्तीय संसाधनों के पास कर्ज देने के लिए पैसा घट जाएगा, उनके पास है ही नहीं। अर्थव्यवस्था को अगर आपको मजबूत करना तो आपको क्या करना चाहिए? आपके पास पैसा होना चाहिए देने के लिए, वहां पर डिमांड भी होनी चाहिए और पैसे देने की सप्लाई भी होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर उद्योग धंधे क्या है कम बिक्री के चलते उत्पादन को घटा रहे हैं तो सिंपल बात है वो रिस्क क्यों लेंगे? वो क्यों कर्ज लेके एक नया प्लांट लगाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अभी तो उनका जो चल रहा है उसी से उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, उसी से वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। आदमी प्रॉफिट कमाएगा तभी तो कोई दूसरा इंस्टीट्यूट या दूसरा प्लांट लगाने की कोशिश करेगा, तो ये दिक्कत आती है। ठीक है, इसलिए कर्ज की मांग और आपूर्ति दोनों ही गिर जाती है, जिसके कारण क्या है? मंदी आने के संकेत हो जाते हैं। नेक्स्ट, शेयर बाजार में गिरावट हो जाती है। शेयर बाजार क्या है? देखो, शेयर बाजार सेंसेक्स जो आप लोग बार बार सुनते हैं, समझ लो बस, इसको डिटेल में करेंगे, आएगा ये। टॉप 30 कंपनी है मान लो भारत की। टॉप 30 कंपनियों का क्या होता है? एक वैल्यूएशन निकाल लिया जाता है, एक इनकी वैल्यू निकाल ली जाती है। उसको क्या करते हैं? पॉइंटों में निकाल लेते हैं। भाई किस कंपनी की कितनी वैल्यू है, इसके शेयर की कितनी वैल्यू है, इसमें जो जनता ने पैसे लगाए हैं उनकी कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू निकाल ली जाती है। उसी को क्या करते हैं कि एक कंबाइन करके कह देते हैं कि सेंसेक्स बढ़ गया और उसी को कह देते हैं कि सेंसेक्स घट गया। ठीक, अपने काम का इतना ही है। यूपीएससी से ज्यादा आपसे नहीं डिटेलिंग में जाएगी, ना ही वो आपसे ये उम्मीद करेगी आप सेंसेक्स में शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, या आपको इतनी नॉलेज हो कि आप शेयर मार्केट के भाव को, उतार चढ़ाव को आप लोग समझते रहो, देखते रहो। उसको इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये काम करता है। ठीक, तो देखिए शेयर बाजार में उन्हीं कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं जिनकी कमाई और मुनाफा बढ़ता है। सिंपल सी बात है, मान लो टाटा आज के टाइम में अगर फायदा कमा रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या चाहेंगे कि हम लोग टाटा में ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब किंगफिशर जो विजय माल्या की कंपनी है जो घाटे में जा रही है, तो कौन पागल होगा कि जो उसके शेयर खरीदेगा?
कोई भी नहीं खरीदेगा, वो क्या करेंगे, बेच देंगे। तो यदि कंपनियों की कमाई का अनुमान लगातार कम हो रहा है तो वे उम्मीद पर अगर खरीद नहीं उतर पा रही है तो इससे क्या होगा, इससे भी आपकी आर्थिक मंदी के रूप में देखा जाएगा और इसके कारण क्या होगा, शेयर बाजार हो जाएगा वो डाउन चला जाएगा, आपका गिर जाएगा। शेयर बाजार भी निवेशक का एक माध्यम है, लोगों के पास पैसा कम होगा तो वे बाजार में भी निवेश कम करेंगे। जेब में अगर पैसा कम होगा तो आप शेयर मार्केट के बारे में सोचोगे भी नहीं, क्योंकि आपकी बेसिक नीड ही नहीं फुलफिल हो पा रही है, आप क्या तो शेयर मार्केट के बारे में सोच लोगे। ठीक है, नेक्स्ट घटती लिक्विडिटी, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कैश, इकोनॉमी में कैश कितना है। ठीक है, अब जब मंदी की स्थिति हो जाती है तब लोगों को यह पता है कि भाई आने वाले समय में हमारे पास कुछ रोजगार नहीं है, हमारे पास आने वाले समय में कोई सहारा नहीं, तो लोग क्या करते हैं, पैसे को सेव करके रखना शुरू कर देते हैं अपने पास ही। उसके कारण क्या होता है, वो पैसा मार्केट में निकल के नहीं आता, ना ही बैंकों के पास जाता, और बैंकों के पास अगर नहीं जाएगा तो ना तो वो इन्वेस्टर के पास पहुंचेगा, ना ही उससे कुछ प्रोडक्शन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो लिक्विडिटी है वो आपकी डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, लिक्विडिटी कम होने के कारण क्या हो सकता है, जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका डाउन होगा और मंदी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होगा, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, महंगाई आपकी डाउन चली जाएगी, क्योंकि महंगाई लोगों के पास जेब में पैसा ही नहीं है। तो ये चीजें हैं। सामान्य मानसिकता से समझे तो लोग पैसा खर्च करने या निवेश करने से परहेज करेंगे, इससे इस्तेमाल वो क्या करेंगे, हम लोग बुरे वक्त में उसका यूज करें, इसलिए वो पैसा अपने पास रखते हैं। और मौजूदा जो हालात है वो भी कुछ कुछ आपके ऐसे ही है, लोग ज्यादा ना तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और ना ही लोगों के पास इतना पैसा है। तो देखिए ये बच्चा है, ये 1929-30 का एक पिक है, जिसमें लेके एक बोर्ड खड़ा हुआ, प्लीज गिव माय डैड ए जॉब। ये क्या है, महामंदी का एक पिक है, महामंदी फैली थी। अब वो क्यों फैली थी, क्या रीजन थे, वो आपका मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स में उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मंदी आ रही है तो उसके कुछ संकेत है, उनमें से एक संकेत है अवसाद या महामंदी। इस स्थिति में क्या होता है, मंदी का वातावरण बना रहता है और अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा खराब होती है। कारोबार को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जो कारोबारी होते हैं वो कर्मचारियों की छटनी कर देते हैं, है ना। अब प्रोडक्ट आपका बिक रहा है 10, उस प्रोडक्ट को बनाने के पास आपके पास एवरेज मजदूर हैं 10, लेकिन कल को प्रोडक्ट बिकने लग जाए 8, तो आपको लगता है कि आप 10 लोगों को ही रोजगार में रखोगे, ओब्वियसली बात है कि आप नहीं रखोगे। तो 8 से आप उसको घटाकर क्या कर दोगे 6, तो 4 लोग जो चले गए वो क्या हुए, वो आपकी मंदी का चपेट में आ चुके हैं, अर्थव्यवस्था की मंदी का उनके ऊपर प्रभाव पड़ गया। तो वो क्या करेंगे, जॉब की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो मांग में बेहद कमी आने के कारण महंगाई में भी अत्यधिक गिरावट होती है। इसके अतिरिक्त सरकार आर्थिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण खो देती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में केवल एक बार 1929 में विश्व को महामंदी का सामना करना पड़ा था। ओके, चलिए अब आपकी महामंदी, अब मंदी आ चुकी है, रिसेशन है। अब रिसेशन से रिकवर कैसे करोगे आप, सरकार क्या एफर्ट करेगी जिससे आपका ये सारा जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाए। तो सरकार क्या करेगी सर, सरकार के पास सरकार स्टिमुलस देगी। स्टिमुलस का क्या मतलब होता है, प्रोत्साहन। ठीक है ना, प्रोत्साहन। जैसे बच्चा अगर दौड़ नहीं लगा पा रहा है या उसका मन नहीं करता तो माता पिता को क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ दौड़ना चाहिए। तो वो क्या प्रोत्साहन है, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझे। ठीक है, तो सरकार के पास 2 तरीके होते हैं किसी भी प्रकार से अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। एक होता है मौद्रिक तरीका, एक होता है आपका राजकोषीय। मौद्रिक जो होता है मुद्रा का मतलब सीधा बैंक से, आरबीआई से रिलेट करो। और राजकोष, राज का मतलब पूरा साम्राज्य चलाना, राजकोष को सीधा सीधा आप सरकार से रिलेट करो, सरकार चलाती है। तो देखिए जब भी आपसे बात पूछी जाएगी मौद्रिक नीति में क्या क्या कर सकते हैं, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई जो है बैंकों की जो ब्याज दर को क्या कर देगी, कम कर देगी, है ना। बैंकों की ब्याज दर को क्या करेगी, कम कर देगी, ताकि लोगों को सस्ती दरों पर आपका ऋण मिल सके, सस्ती दरों पर। ठीक है, आपके पास मान लो आप चाहते हो कि मैं कोई फास्ट फूड का कोई शॉप खोल लूं, ठीक है, लेकिन आप बैंक के पास गए, बैंक ने बोला कि सर ऐसा है हम आपसे 12% ब्याज लेंगे। तो आप कहोगे नहीं भाई मेरे बस की इतनी बात तो नहीं, मैं तो नहीं दे सकता। अब कल को अब मंदी का माहौल है तो बैंक आपको कॉल करता है कि सर आ जाओ, हम आपको क्या है 6% पे ही आपको इंटरेस्ट पर पे ही आपका लोन क्लियर करा देंगे। तो आप हैप्पीली चले जाओगे, आपको लगेगा कि यार ठीक है 12% से तो कम ही है, 6% पे मेरे को मिल रहा है।
तो ये क्या है, ये आपकी मौद्रिक नीति है, ये ब्याज दर जो केंद्रीय बैंक चलाता है। इसमें आपका RR, ट्रिपल R, SLR, ये सारी चीजें आएंगी, वो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उनमें आपकी कवर हो जाएंगी। बट अभी आप ये समझो कि मौद्रिक नीति कौन चलाता है, बैंक चलाता है। उसके क्या क्या हथियार होते हैं कि वो बैंकों को से कहेगा कि आप क्या है सस्ता लोन दो। दूसरा वो क्या करेगा कि जो मार्केट में है वो फ्लो को बढ़ाएगा। उसके लिए वो क्या कर सकता है कि नोट छपाई करेगा। तो केंद्रीय बैंक नोट छापकर पैसे की फ्लो को बढ़ाएगा। ठीक, सरकार के पास क्या क्या हो सकता है, राजकोषीय नीति सरकार की क्या होगी कि सरकार करों में टैक्स में छूट कर देगी। जैसे सरकार इनकम टैक्स में छूट कर देगी। पहले जहां 10% था, सरकार कह देगी कि भाई आप एक काम करो केवल 5% दे दो, ताकि लोगों के पास पैसा ज्यादा रहे, लोग मार्केट में जाए, परचेज करें, और जो इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटी है वो दोबारा चलनी स्टार्ट हो जाए। सेकंड क्या करेगी, सरकार खर्च में वृद्धि कर देगी। सरकार अपने खर्च में वृद्धि कर देगी। जैसे मान लो सरकार क्या करेगी, यहां पर इनकम सैलरी बढ़ा दी कर्मचारियों की, या दूसरा हो सकता है जैसे मनरेगा जैसी जो सोशल स्कीम है उनमें मजदूरी बढ़ा दी, मजदूरी की दर बढ़ा दी। अब पहले जिस व्यक्ति को 150 रुपए पर डे मिलते थे, अब उसको अगर 300 रुपए पर डे जो करोगे तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं खर्च करेगा। तो वो पैसा मार्केट में जाएगा, बैंक में जाएगा, बैंक से इन्वेस्टर के पास जाएगा, इन्वेस्टर उससे कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा, रोजगार बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, और जो मंदी की स्थिति है उससे भी निजात मिल सकेगी। तो ये एक साइकिल है सारी। इन सभी प्रोत्साहनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्यमों की स्थिति को सुधारना तथा मांग में वृद्धि करना। इस प्रकार धीरे धीरे अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में आने लग जाती है। ठीक है, तो यही चीजें की जाती है। अब ये नोट है, आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा ये चीजें क्या हैं। तो देखिए, किसी भी देश की जब हम लोग समग्र मांग की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, तो किसी भी देश में सबसे जरूरी चीज क्या है, डिमांड जनरेट करना। अगर वो इकोनॉमी, वो अर्थव्यवस्था डिमांड को जनरेट नहीं कर पा रही है तो समझ लेना कि वहां के हालात बहुत ज्यादा बुरे होने वाले। ठीक है, अब इसके क्या क्या करते हैं, कंजप्शन C+I+G+E+ एक्सपोर्ट -I। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड कैसे बढ़ सकती है, या तो सबसे पहली बात आप अपना कंजप्शन बढ़ाओ। आप 10 रुपए की जगह 20 रुपए खर्च करो मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा। सेकंड क्या करेगा, निवेश बढ़ेगा। यदि निवेश बढ़ेगा तो नई नई इंडस्ट्री खुलेंगी, नई इंडस्ट्री खुलेगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। प्लस गवर्नमेंट अगर खर्च करे, गवर्नमेंट मैंने बताया या तो टैक्सेस को कम कर दे, या सरकार क्या करे कि लोगों की सैलरी बढ़ा दे, या सरकार क्या करेगी मनरेगा में लोगों को जो पैसे मिलते हैं वो ज्यादा देना लग जाए, तो लोगों की जेब में पैसा ज्यादा आएगा, जिससे क्या होगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक, या सरकार क्या करे, एक्सपोर्ट बढ़ा दे। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात। आप यहां से प्रोडक्शन को ज्यादा भेजो, यूरोप में, खाड़ी देशों में, अलग अलग देशों में। इसका मतलब क्या होगा, अगर यहां पर आप मान लो 10 टीवी पहले मिल जा रहे थे अमेरिका, ठीक, अब सरकार ने एफर्ट किए और अब क्या 40 टीवी जाने लगे, तो भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर, जो पहले 10 टीवियों को बनाने के लिए जितने मजदूर लगते थे, अब उससे 3 गुना ज्यादा मजदूर लगेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम होगी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपके हाथ में पैसा आएगा तो क्या करोगे, आप डिमांड करोगे चीजों की। एज सिंपल। ठीक, इसमें से क्या माइनस कर देते हैं, इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट से आपकी इनकम नहीं बढ़ती, इंपोर्ट से तो आपकी जेब से पैसा ही जाता है। अब हम लोग जो तेल को आपका आयात कर रहे हैं तो उससे क्या है, हमारा पैसा ही जा रहा है इंडिया में कुछ आ तो नहीं रहा बदले में। ठीक है, तो इंपोर्ट को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यही आपका किसी भी देश को एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। ठीक है, अब जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है या उसको क्रूजो इकोनॉमी भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होते। आपको अगर यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है कि क्लोज्ड इकोनॉमी या क्रूजो इकोनॉमिक्स डैश है, 4 स्टेटमेंट दे दी, तो आपसे आंसर हो जाएगा कि जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रभावशाली तौर पर नहीं होते। जैसे नॉर्थ कोरिया है, उसको आप एक क्रूजो इकोनॉमी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये लास्ट टॉपिक है आपका इस लेक्चर में। क्या है, तो इसमें क्या है, कार्बन क्रेडिट के बारे में बात की गई है। ये एक्स्ट्रा है टॉपिक है, लेकिन इसको यही डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर आगे दिक्कत ना आए।
कार्बन क्रेडिट के बारे में बात करी। कार्बन क्रेडिट क्या है? सरकार ने, देखिए सरकार ने एक पैमाना फिक्स कर दिया है कि आप कोई भी इंडस्ट्री, मान लो ए इंडस्ट्री है, उसको सरकार ने बोल दिया कि आप एक साल में ना 200 टन से ज्यादा आप CO2 को रिलीज नहीं कर सकते। आप 200 टन से ज्यादा अगर CO2 को रिलीज करोगे तो आपके ऊपर हम लोग फाइन लगाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सर लेकिन मेरे को प्रोडक्शन को भी तो देखना है, मेरे को बढ़ावा भी तो देना है। आप रोजगार की बात करते हो तो रोजगार अगर मैं दूंगा तो मेरे को तो ये पार करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा? तो बोले कि एक काम करो, हम आपको ना एक सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, उसकी एवज में आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन को आप 100 टन तक, मान लो 1 टन तक और बढ़ा सकते हैं। 200 है तो 201 टन तक आप ले जा सकते हो, लेकिन बदले में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो 1 टन है ना, ये आपको हमसे खरीदना पड़ेगा और आपको ये पैसा किस में लगाना पड़ेगा? जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, जो जैसे सोलर पैनल के ऊपर आपको खर्च करना पड़ेगा, आपको साइकिलिंग के ऊपर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा बढ़ावा देने के लिए, या आप क्या करोगे, पेड़ पौधे लगाने में हेल्प करोगे, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे जिससे इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो बोलेगा सर बिल्कुल सही बात है, मैं ये खरीद लूंगा और मैं उस पैसे को क्या करूंगा, मैं उस पैसे को ग्रीन प्रोजेक्ट पे यूज करूंगा। ठीक है, तो बस यही है कार्बन क्रेडिट, और कुछ भी नहीं है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत व्यावसायिक फर्में या विभिन्न प्रकार की अन्य संस्थाएं CER सर्टिफिकेट इमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। एक CER की वैल्यू 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिनिधित्व करती है। 1 टन, ये याद रखना। इसे पाने के लिए संबंधित कंपनी इस प्रकार की ग्रीन प्रोजेक्ट में निवेश करती है जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करने में मदद करे। यदि आपको सरकार को इससे प्राप्त करना तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट डालते हैं, ताकि सरकार आपको वो चीज देगी और आप थोड़ा सा जो आपकी लिमिट है ना कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन करने की, आप उसको बढ़ा के भी प्रोडक्शन को भी बढ़ाए रख सकते हो। इससे क्या होगा, इकोनॉमी की भी बैलेंस बनी रहेगी और आपकी जो इन्वायरमेंट है उसका भी बैलेंस बना रहेगा। यही तो हमारा प्रयास था ना संपोषणीय विकास का या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, ये एंड में वही खत्म होता है। ठीक है ना, ये इसको रिबाउंड बोल सकते हैं आप लोग, जहां से चले थे वहीं से घूम तक कर आ गए हैं कि अंत में हमारा लक्ष्य क्या है। जो हम लोगों ने 17 SDG गोल की बात की तो वो क्या है, सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। उसमें आपकी इंडस्ट्री का एक अहम रोल है, क्योंकि इंडस्ट्री को ना केवल इकोनॉमी को साथ साथ चलाना बल्कि इन्वायरमेंट की भी केयर करनी है। तो उसका सबसे बेस्ट जो समाधान है वो है कार्बन क्रेडिट जैसी स्कीमें। ठीक है, सरकार कहती है कि आप ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, हम आपको थोड़ा सा कार्बन एमिशन ज्यादा करने की छूट दे देंगे, बदले में हम आपको कार्बन क्रेडिट बेच देंगे। तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपना प्रोडक्शन भी बनाए रख सकते हो और हम लोग इन्वायरमेंट को भी बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे, आपका मर्जी है, दोनों हाथों में से आप किसी का भी खा सकते हो। तो ये क्या है, विन विन की सिचुएशन है। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर में आपका इतना ही है, और मैं आपसे ये बार बार कहता हूं कि ये जो चीजें हैं, ये जो प्रयास हैं, इनको आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। उसका रीजन है कि हम जो पूरी टीम है हिंदी टॉपर्स की, उनका यही आप एक ड्रीम है कि भाई जो काबिल स्टूडेंट है, जिनको लगता है कि वो लोग कुछ अचीव कर सकते हैं, है ना, जो जिनके अंदर ये कहीं ना कहीं, लेकिन जिनमें स्ट्रेटेजी की कमी है, जिनको पता नहीं है कि अच्छा कंटेंट क्या है, कैसे अच्छे कंटेंट को अचीव किया जा सकता है और विदाउट कॉस्ट, आपको कोई कॉस्ट भी पे नहीं करनी है। आपका काम है बस चीजों को देखना, उनको समझना, उनको आगे से आगे फैलाना, ताकि आपका भी भला हो, 2 आदमी और आपसे जुड़े, उनका भी भला हो जाए। ठीक है ना, तो बस ये सोशल वेलफेयर की तरह चीजें हैं। बस आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा आप एफर्ट कीजिए, इनको बढ़ाइए, इनको फैलाइए, ताकि और भी ज्यादा लोग इसको लाभान्वित हो सके, इनसे फायदा उठा सके। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, योग वगैरह व्यायाम वगैरह करते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।